भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता जी, राष्ट्रीय मंत्री बहन वाणी त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय महामंत्री भाई विजय गोयल जी, दिल्ली के सह प्रभारी भाई रामेश्वर चौरसिया जी, मंच पर आसीन पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण और आज की इस बैठक में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही कार्यकर्ता साथियों, आज के राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे प्रासंगिक विषय अगर कोई है तो वो है कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला। और आज इसी विषय पर मैं आपसे बात करने आई हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में जब कोई एक विषय जनता के बीच में चला जाता है तो उसकी चर्चा हर जगह होने लगती है। ढाबे पर जाओगे तो चर्चा होगी, चाय वाले की दुकान पे जाओगे तो चर्चा होगी, पान खाने जाओगे तो पनवाड़ी की दुकान पे चर्चा होगी, मेट्रो में चलोगे तो मेट्रो में चर्चा होगी, बस में चलोगे डीटीसी की तो उसमें चर्चा होगी। और अगर थोड़ा भी आदमी कुर्ता पाजामा पहने हुए राजनीतिक कार्यकर्ता सा लगे तो उससे लोग बाकायदा बहस करने लगते हैं। इसलिए मैं ये मानती हूं कि हमारे कार्यकर्ता जब भी कोई ऐसा विषय आए तो उनको हमें तर्कों और तथ्यों से लैस कर देना चाहिए। सही तथ्य विषय के बता दिए जाएं और सबल तर्क अगर उन्हें दे दिए जाएं तो जैसे सैनिक सीमा पर जाकर शत्रु का मुकाबला करता है, वैसे ही एक राजनीतिक कार्यकर्ता अपने विरोधियों का मुकाबला कर सकता है और हमेशा जीत हासिल करके आता है, विजय प्राप्त करके आता है। आज इसीलिए आपके बीच में आई हूं। कई बार लोगों को लगता है विषय बहुत जटिल है, लेकिन बहुत सरल सीधे साधे शब्दों में ये घोटाला क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले दो चीजें हम याद रखें कि कोयला राष्ट्रीय संपत्ति है और इसके आवंटन का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। वो राज्य भी जहां कोयले की खदानें हैं, उन राज्य सरकारों को भी उन खदानों पे खनन करने का अधिकार नहीं है। एक छटाक कोयला भी कोई राज्य सरकार उस खदान में से नहीं निकाल सकती जो खदान उसके क्षेत्र में है, उसके राज्य में है। अपनी आवश्यकता के लिए भी उसे केंद्र सरकार को लिखना पड़ता है और कोयला मांगना पड़ता है। और जितना देती है केंद्र सरकार उसी से संतोष करना पड़ता है। नहीं मिले तो संघर्ष करना पड़ता है, पर आवंटन से ज्यादा खनन नहीं कर सकते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देती हूं, मध्य प्रदेश में हमें अपने विद्युत उत्पादन के लिए 17 लाख मीट्रिक टन कोयले की जरूरत होती है। हम वर्षों से केंद्र सरकार को लिख रहे हैं कि हमें 17 लाख मीट्रिक टन कोयला दे दो। खदानें हमारे यहाँ हैं, मध्य प्रदेश में बहुत कोयला है, बहुत खदानें हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमको 11 लाख मीट्रिक टन देती है। 6 लाख मीट्रिक टन कम, लेकिन हम वो 6 लाख मीट्रिक टन अपने आप नहीं निकाल सकते। इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं कि 11 का 17 कर दो। ये हमें कहते हैं आयात कर लो, ऑस्ट्रेलिया से मंगा लो। हम कहते हैं हमारे अपने यहां कोयला है, हमारे यहां कोई बंदरगाह भी नहीं है, कोई समुद्र तट नहीं लगता, लेकिन आप हमें कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से मंगा लो। कहते हैं हाँ, क्योंकि हमें औरों को बांटना है। तो पहली बात क्या कि किसी भी राज्य सरकार का अधिकार ही नहीं है अपने लिए भी खनन करने का। केवल केंद्र सरकार इसका आवंटन करने का अधिकार रखती है। ये पहली बात याद रखना। दूसरी बात, ये जितना प्रकरण है 8 साल का, इसमें सारे मंत्री कांग्रेस के खुद के रहे हैं, कभी सहयोगी दल का मंत्री नहीं रहा। ये जिस 8 साल की अवधि की हम बात कर रहे हैं, जब से यूपीए 1 आया, फिर यूपीए 2 आया, मनमोहन सिंह की सरकार की कार्यकाल के 8 साल बीते हैं ना, उस 8 वर्ष में कोयला मंत्री हमेशा कांग्रेस का रहा है।
दसारी नारायण राव रहे, संतोष बगरोडिया रहे, सुब्बीराम रेड्डी रहे, श्री प्रकाश जायसवाल रहे और स्वयं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए कोयला मंत्री रहे। ये दो बातें मैंने क्यों बताई हैं? इसलिए बताई हैं कि इस पूरे प्रकरण में ना तो केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार के सिर पर ठीकरा फोड़कर बरी हो सकती और ना किसी सहयोगी दल के सिर पर ठीकरा फोड़कर बरी हो सकती। ये शुद्ध कांग्रेस का घोटाला है और केंद्र सरकार का घोटाला है। अब घोटाला है क्या? क्या है ये घोटाला? मित्रों, 1993 तक कोयले का आवंटन राज्य सरकार के सिफारिश पर केंद्र सरकार किया करती थी। राज्य सरकारें पत्र भेजती थी, केंद्र सरकार आवंटन करती थी। 1993 के बाद एक स्क्रीनिंग कमेटी की पद्धति आई। वो स्क्रीनिंग कमेटी बैठती थी, जितने आवेदन और एप्लीकेशंस आती थी उसमें से तय करती थी किस किस को कोल ब्लॉक आवंटन करना है, और वो स्क्रीनिंग कमेटी अधिकारियों की होती थी। लेकिन एक चीज और याद रखना, स्क्रीनिंग कमेटी भी केवल सिफारिश कर सकती है, राज्य सरकार भी तब केवल सिफारिश कर सकती थी। कोयले के ब्लॉक का आवंटन मंत्री के अपने हस्ताक्षर के नीचे होता है। जब तक मंत्री हस्ताक्षर ना करे कोल ब्लॉक आवंटित नहीं किया जा सकता। तो तीन चीजें हो गई, राज्य सरकारों का अधिकार नहीं है, केवल केंद्र सरकार का अधिकार है। सहयोगी दल का कोई मंत्री नहीं था, कांग्रेस का मंत्री था, और चूंकि केवल मंत्री के हस्ताक्षर से कोल ब्लॉक आवंटित किए जा सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट प्रधानमंत्री कोयला मंत्री के नाते या कांग्रेस के मंत्री कोयला मंत्री के नाते इस घोटाले के लिए जिम्मेदार है। जब हमारी सरकार आई एनडीए की, तो आपको याद होगा कि 2003 में अटल जी ने एक दूरदृष्टि दिखाते हुए एक विजन में एक नारा दिया, पावर फॉर ऑल बाय 2012। हम 2012 तक सबको बिजली देंगे, ये हमने एक स्वप्न देखा और इसकी एक योजना बनाई। तो हमने कहा कि 2012 तक अगर बिजली देंगे तो विद्युत उत्पादन में निजी कंपनियों को आने देंगे। अब निजी कंपनियों को आने देंगे तो निजी कंपनियों को क्या क्या देंगे? तो हमने कहा जो थर्मल पावर में आएंगी उनको हम कैप्टिव कोल ब्लॉक देंगे। कैप्टिव कोल ब्लॉक का मतलब है उस पावर प्लांट के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोयले का ब्लॉक हम उन्हें देंगे। और फिर हमने एक संशोधन करके नीति बनाई कि ये आवंटन पूरे पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, इसके लिए नीति बनाएंगे। ये हमारी घोषणा थी कि जो निजी कंपनियां विद्युत उत्पादन में आएंगी उनको हम कैप्टिव कोल ब्लॉक देंगे और कोल ब्लॉक आवंटन करने के लिए एक पारदर्शी नीति का निर्माण करेंगे। 2004 मई में हमारी सरकार चली गई। मनमोहन सिंह की पहली सरकार यूपीए 1 आ गई। अब वहां से सूत्र पकड़कर जहां से हम छोड़कर गए थे, उस समय के कोल सेक्रेटरी ने एक नीति बनाई। उस समय शिबू सोरेन मंत्री थे। जब कांग्रेसी मंत्री नहीं है, एक मंत्री शुरू में 1 महीने के लिए है, तब यह नीति बनी है। याद रखने की बात है। 28 जून 2004 को यह नीति बनी कि पारदर्शिता रखने के लिए कोल ब्लॉक का आवंटन नीलामी के आधार पर किया जाएगा। आपको मालूम है नीलामी से ज्यादा पारदर्शी तो कोई चीज नहीं होती। जब डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, खुली बोली लग रही है, जो सबसे ज्यादा बोली देगा वो ले जाएगा और वो पैसा देश के राजस्व में, देश के कोष में आ जाएगा। तो 28 जून 2004 को ये नीति बनी जब शिबू सोरेन मंत्री थे कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग यानी कोल ब्लॉक आवंटन के लिए हम नीलामी की पद्धति अपनाएंगे। मित्रों, जुलाई में 1 महीने बाद शिबू सोरेन चले गए और यह महकमा प्रधानमंत्री के डायरेक्ट नीचे आ गया। मनमोहन सिंह जी कोयला मंत्री बन गए। अब ये जो कहते हैं ना, कभी वसुंधरा की चिट्ठी बताते हैं, कभी रमन सिंह की चिट्ठी बताते हैं, आप हैरान होंगे
जुलाई में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और सितंबर 2004 में उनके बनने के 2 महीने के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय ने नोट लिखा कि यह नीति देश के लिए नुकसानदेह साबित होगी। नीति का पहला विरोध प्रधानमंत्री कार्यालय से आया। अपनी बात छिपा रहे हैं, ये तो सीए जी ने लिखा अपनी रिपोर्ट में कि 11 सितंबर 2004 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने नोट भेजा कि यह नीति देश के लिए नुकसानदेह साबित होगी। तो हड़कंप मच गया। कांग्रेस के कोर ग्रुप की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से यह नोट है कि नीति नुकसानदेह साबित होगी। तो सब लोगों ने बैठकर कहा कि देखो, पारदर्शिता के नाम पर यह नीति बनी है, अगर आज हम इसको रद्द करेंगे तो अपनी बहुत थू-थू होगी, अपने ऊपर बड़े आरोप लगेंगे कि एक पारदर्शी नीति को कांग्रेस सरकार ने पहले बनाया और 2 महीने के अंदर खत्म कर दिया। इसलिए ऐसा करते हैं, नीति को रहने देते हैं पर लागू नहीं करते, किसी ना किसी बहाने से टालते जाते हैं। और जब तक नीति टालते रहो, बीच में कोल ब्लॉक आवंटित करते जाओ डिस्क्रिशन के नाम पर, स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से। और इसके कारण मित्रों, 28 जून 2004 को बनी हुई नीति 2012 आ गया, आज तक लागू नहीं हुई। 8 साल बीत गए। एक सरकार का पूरा कार्यकाल, दूसरे सरकार के 3 साल। और जो 142 कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं ना, एक भी कोल ब्लॉक उस नीति के तहत आवंटित नहीं हुआ, एक भी कोल ब्लॉक। और इन्हें एक और ज्यादा अच्छा ये लगा कि इस नीति को लटका के रखो तलवार के तौर पे, और कोल ब्लॉक लेने वालों को कहो कि देखो ये नीति बन गई तो नीलामी होगी, तुम्हें बोली दे के लेना पड़ेगा, इसलिए जो माल मत्ता देना यहां दे के कोल ब्लॉक ले जाओ, हम जल्दी जल्दी इसको बांट देंगे, वरना वो ऑक्शन का रिजीम आ रहा है, वो नीलामी का रिजीम आ रहा है। तो नीति को तलवार बना के लटका दिया, लेकिन नीति को लागू नहीं किया। और 8 साल कैसे विलंब किया यह भी बताती हूं। 2004 में नीति बनी तो लॉ मिनिस्ट्री को लिखा कि क्या हम इस नीति को प्रशासनिक आदेश से लागू कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन से लागू कर सकते हैं। लॉ मिनिस्ट्री ने लिख दिया हां कर सकते हैं। इन्हें लगा ये क्या लिख के भेज दिया, अगर प्रशासनिक आदेश से लागू कर सकते हैं फिर तो 10 दिन में प्रशासनिक आदेश निकालना पड़ेगा। तो उनको बुला के समझाया, भैया अपना नोट बदलो, ये कहो कि इसके लिए कानून की जरूरत है। कभी ऐसा हुआ है कि लॉ मिनिस्ट्री अपनी दी हुई राय को ही बदल दे? लॉ मिनिस्ट्री ने दूसरी चिट्ठी भेजी और कहा हमसे गलती हो गई थी, जो हमने कह दिया था प्रशासनिक आदेश से लागू हो सकती है, इसके लिए तो कानून की जरूरत है। 2 साल बनाए, लगा दिए कानून बनाने में। और कानून क्या था? एक संशोधन